and yours is here. Thank you so much. Thanks a lot. Amazing. It's a very good audience, really. Thank you so much. So with the story that we've just shared with everybody, a few questions, Arunima, that would possibly help each one of us take something away today. माउंट एवरेस्ट ही क्यों? इतना मुश्किल काम क्यों रखा? क्यों ऐसा एम लिया अपने लिए? एक्चुअली सबसे हमेशा यही क्वेश्चंस आते हैं मुझे, मीडिया भी हमेशा पूछती रहती है कि एवरेस्ट ही क्यों. एक्चुअली सबसे ज़्यादा था उस समय कि जब मुझे उसने अपने अभी इंट्रोडक्शन में दिया भी कि मेरे ऊपर सारा ब्लेम कर दिया गया था कि अरुणिमा सुसाइड के लिए गई थी, अरुणिमा के पास टिकट नहीं था तो ट्रेन टीटी आई तो ट्रेन से कूद गई. एक लड़की का जिसका शरीर का एक अंग उठ चुका है, पूरी जिंदगी का पता नहीं कि व्हील चेयर है, बैसाखी या शायद बेड से उठ भी पाएगी कि नहीं. कितनी मुश्किल वो घड़ी, उसकी मनोदशा क्या होगी या फिर उसके परिवार की क्या मनोदशा क्या होगी, ये सिर्फ आप अंदाजा लगा सकते हैं. हॉस्पिटल के बेड पे पड़े पड़े करीब 4 महीने मैंने वो सारी चीज़ें देखी. और जब मैंने टीवी और न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया, जब ये सुना कि मेरे ऊपर ब्लेम लगा दिया गया, तब मैंने डिसाइड किया कि अब ये छोटे मोटे गेम नहीं, लाइफ का सबसे टफ गेम करना है और उस पे विजय हासिल करके इनका मुंह बंद कर देना है जिन जिन लोगों ने मुझ पे ब्लेम किया है. क्योंकि आप अगर किसी को कितना भी बोलें, क्योंकि मैं एक मध्यम वर्गीय फैमिली से हूं और मैं अपनी बातें चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, लेकिन किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, कुछ भी नहीं. तब मैंने डिसाइड किया कि चुप रह के जवाब देना है. जैसे जैसे मैंने चीजें सोची थी, एक एक चीजें अपने आप, मैं अभी एवरेस्ट से नीचे ही आ रही थी, अपने आप बड़े बड़े लेटर में अरुणिमा सिन्हा फर्स्ट फीमेल है, सब कुछ प्रूफ हो गया था, कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी. अपने आप को चैलेंज करना था. मेरा जो कॉन्फिडेंस लूज हो रहा था, माउंटेनिंग एक ऐसा गेम है जबरदस्त कॉन्फिडेंस आपको देता है. तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे माउंटेनिंग करना है. तब एवरेस्ट के लिए चुना था मैंने. जब आप एवरेस्ट ऊपर चढ़ रही थी और आपने जब कॉन्कर किया और वापस आ रही थी, ऐसा कोई मोमेंट था उसमें जो कि आपको लगा कि ये सबसे कठिन है, या आपको लगा हो कि वाह ये मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगी? एक वो मोमेंट, मुझे पता है ऑब्वियसली सब बहुत इंपॉर्टेंट था, मगर वो एक मोमेंट क्या था एवरेस्ट पे? मैं जाते वक्त का ही पहले बताऊंगी आपको. हिलेरी स्टेप 1953 में एडमंड हिलेरी सर वो एरिया एक रॉकी एरिया है, पूरा का पूरा नाम रॉकी एरिया को, उसका नाम ही हिलेरी स्टेप है. मैं जैसे ही रॉकी एरिया पे जैसे ही पहुंची, साउथ समिट हिलेरी स्टेप पे, मेरे शेरपा ने मुझसे कहा, शेरपा मतलब लोकल गाइड, जब भी किसी पीक पे जाते हैं तो एक लोकल गाइड को लेते हैं. तो जैसे ही उसने मैं पहुंची और मुझे पीछे से उसने बोला, अरुणिमा वापस चलो. आप अपने गोल के इतने करीब हो, अगर कोई आपसे ये बोले कि वापस चलो, क्योंकि हिलेरी स्टेप के बाद एवरेस्ट समिट है, कोई आपसे अगर ये बोले कि वापस चलो, कैसा लगता है? मैं तो पूरी तरीके से एकदम मूड खराब हो गया था. मैंने कहा क्या बोल रहे हैं? मैंने उससे लड़ना शुरू किया. हमने कहा क्या बोल रहे हैं, नहीं जाएंगे वापस. उसने बोला अरुणिमा जिंदगी रही दोबारा ट्राई करना. मैंने कहा अगर एवरेस्ट सबमिट नहीं किया तो शायद मेरी जिंदगी ना रहे, क्योंकि एवरेस्ट मेरी जिंदगी बन चुका था. एक्चुअली जब उसने ये बोला कि अरुणिमा तुम्हारा ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, मैं कुछ देर तक तो एकदम शॉक रह गई कि क्या है ये, क्या बोल रहा है. मैं चुपचाप ऐसे खड़े होकर थोड़ा सी सोचने लगी. फिर उसके बाद हम एक दूसरे को कन्विंस कर रहे थे. वो मुझे बार बार कह रहा था, मैं उसको कह रही थी कि नहीं मुझे जाना है. वो मना कर रहा था कि दोबारा रही जिंदगी रही दोबारा ट्राई करना. मुझे मैडम बछेंद्री पाल और मेरी माँ ने हमेशा एक चीज़ सिखाया था कि लाइफ में कभी कभी पल ऐसे आते हैं जब फैसला सिर्फ आपको लेना होता है, आपके आसपास कोई और नहीं होता है. उनकी बातें एक वीडियो की तरह मेरे दिमाग में चल रहा था. मैंने लास्ट में डिसीजन लिया कि ठीक है, शेरपा को बोला इरिटेट होके, मैं भी इरिटेट हो रही थी. मैंने बोला ठीक है आपको जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ. मेरे पास इतना ऑक्सीजन है कि मैं अपने देश का तिरंगा लगाऊं, ये रिकॉर्ड इंडिया के नाम ला पाऊं. और
और पता है, शायद जब हम सी लेवल पे होते हैं तो शायद वो फीलिंग्स नहीं आती उस नेशनल फ्लैग के प्रति, लेकिन जब हम कहीं कंपटीशन में होते हैं या फिर कहीं ऐसे पीक पे होते हैं, जबरदस्त फीलिंग्स आती है मन में। तो मेरे जब मैंने ये फैसला लिया, एक कदम आगे बढ़ाया था, करीब 2 घंटे बाद मैं एवरेस्ट टॉप पे थी। सिर्फ 2 घंटे बाद मैं एवरेस्ट टॉप पे थी और अपना जो नेशनल फ्लैग था, मैं जैसे खड़ी होती मैं गिर जा रही थी, इतना बॉडी इतना एनर्जी लूज कर चुकी थी, मैं गिर जा रही थी बार बार, लेकिन फिर भी मन कर रहा था कितने ऊपर कर दूं अपने फ्लैग को। तो और दोनों हाथ उठा के चिल्लाने का मन कर रहा था कि इतनी जोर से चिल्लाऊं, इतनी जोर से चिल्लाऊं कि आज सबको बता दूं कि आज मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूं। उन लोगों को बता दूं जो लोग ये सोचते हैं, महिला, विकलांग, मिडिल क्लास फैमिली, जो लोग ये सोचते हैं कि जिंदगी में एक बार काम किया तो फ्लॉप हुए, दोबारा ट्राई नहीं करते, उनको मैं चिल्ला चिल्ला कर बताना चाहती थी कि मैं उनको बता दूं कि जब, और यहां तक कि मैं छोटा सी वो मोमेंट मेरे लाइफ का, 6 से 7 मिनट में एवरेस्ट टॉप पे थी, पहुंच तो गए, दिमाग में ये बात आ रहा था उतरेंगे कैसे। फिर शेरपा से बोला कि फोटो खींच लो। पूरे जब भी कोई काम करते अगर बिना प्लानिंग के करेंगे तो शायद हो सकता अचीव कर ले, लेकिन प्रॉपर नहीं हो सकता। लेकिन जब मैं 4-5 पेयर बैटरी और 2-3 डिस्पोजल कैमरा मैं रख के ले गई थी कि मुझे फोटो खींचना ही है। मैंने जब निकालना शुरू किया जेब से तो शेरपा बोल रहा है, पागल है क्या, इतने सारे कैमरा लाने की क्या जरूरत थी? नहीं, मुझे फोटो खींचना था। मैंने उसको ऐसे पहले बोला कि फोटो खींचो, पहले तो बहुत तेज गुस्से में आया कि क्या है 8848 की हाइट पे तुझे फोटो खींचने की सूझ रही है, तेरा ऑक्सीजन कभी भी खत्म हो जाएगा, नीचे चल। मैंने कहा नहीं फोटो खींचो। फोटो तो उसने खींच लिया। बात तो तब बिगड़ गई थी जब मैंने उसको वीडियो बनाने को बोला। आपको मैं बताऊं, मैंने कैमरा उठाया, पटक दिया यूं, बोल रहा कि पागल है क्या तू, पक्का तुझे मरना ही है, तू मरने के लिए आई है, मतलब वैसे ही बोले जा रहा कंटिन्यूअसली। शायद आप लोग भी सोचे वाकई में इस लड़की को 8848 मीटर की हाइट पे इसका ऑक्सीजन खत्म है और खत्म हो रहा है, इसको पता भी है कि अगर हम नीचे नहीं गए तो कभी भी जान चली जाएगी, तो इसको वीडियो बनाने की क्या सोची? ये तो सीधा सीधा सुसाइड है। शायद आपके दिमाग में भी ये चीजें आए। पता वो वीडियो मैंने बनाया क्यों? जब मैं 8848 मीटर की हाइट पे थी तो मैंने एवरेस्ट के बारे में मैं एक एक चीजें बहुत अच्छी तरीके से जानती थी। मुझे पता था कि उस हाइट पे ऑक्सीजन नहीं मिलता, नहीं मिल सकता। मैंने शेरपा को फिर से कैमरा उठाया और पकड़ाया और बोला कि ये वीडियो बनाओ, अगर मैं जिंदा नहीं जाती तो ये वीडियो मेरे इंडिया पहुंचा देना, यूथ तक चला जाएगा। क्योंकि मैं चाहती थी, उसमें सिर्फ मैंने इतना मैसेज दिया है, 1.5 से 2 मिनट का वो वीडियो है। मैंने सिर्फ इतना बोला है कि 11 अप्रैल 2011 को मेरा एक्सीडेंट हुआ, 21 मई 2013 10:55 पे मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूं। सिर्फ 2 साल के अंदर। कैसे? क्योंकि कभी मैंने पैरों से चला ही नहीं, मैंने तो हर काम अपने दिमाग से और दिल से किया है। जब आप अपना काम, कोई भी काम दिल से और दिमाग से करते हैं, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आप खुद भी आजमा के देख ले, जब आपका कोई भी गोल, आपका कोई भी लक्ष्य, आपका जब जिद, पैशन, आपका जुनून, आपकी जिंदगी, आपकी जरूरत, जब आपकी जरूरत बन जाता है तो आप हम चाह कर भी खुद नहीं रोक पाते। मेरे साथ सेम यही चीजें हुई थी। फाइनली वो वीडियो बनाया और फिर नीचे जाना शुरू किया हम लोगों ने। तो जब आप वापस आ रही थी, हमने थोड़ी आपकी टॉक्स पढ़ी, और फिर वापसी पे जैसे आपका ऑक्सीजन ख़त्म हो रहा था, और फिर उस टाइम पे ये भी हुआ था कि मेरे ख्याल से आपकी लेग के बीच में थोड़ा इशू हो गया था और बहुत सारा ब्लड जम गया था पूरा, तो वो क्या था? हाँ, फिर इतना ही नहीं, अभी भी चैलेंज मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। मैं बहुत खुश थी, चारों तरफ वो ब्लू और ग्रीन आइस, बहुत पुराने पुराने, दिखने में वो ब्लू दिखता जितना सुंदर है उतना कठिन। हील मार मार के मैं नीचे आ रही थी। कुछ लोग ऐसे थे जो गिव अप कर चुके थे, मुंह से ऐसे उल्टियां आ रही थी, ब्लड की उल्टियां, ऐसे सिर्फ उसमें व्हाइट में रेड रेड पैच दिखते हैं। कुछ ऐसे थे कि ऐसे पानी का बॉटल हाथ में है, उसका ढक्कन उन्होंने खोल के रखा था, पानी भी नहीं पी पाया था, ये सब पूरा बर्फ जम चुका था उनका और वो मर चुके थे। मुझे लगा वो जिंदा है, मैंने ऐसे जाके हिलाया, वो लुढ़कते हुए नीचे गिर गए।
इतना मुश्किल पल होता है। मैं भी खुश थी, हील मार मार के जिससे नीचे एकाएक मेरा प्रोस्थेटिक लेग, पूरा का पूरा प्रोस्थेटिक लेग ही निकल गया। एवरेस्ट पे -60 डिग्री तक टेम्परेचर डाउन हो जाता है। मैं ये मुट्ठी नहीं बांध सकती थी। आज मुझे इतना फुल ऑक्सीजन मिल रहा है, मैं भी चिल्ला के बात कर रही हूँ आराम से। मुट्ठी नहीं बंध रही थी कि मैं अपने रोप को पकड़ पाऊं। शेरपा मेरे आगे, जो मेरा गाइड था शेरपा आगे था, मैं उसको भी नहीं बता पा रही थी, इसलिए क्योंकि एवरेस्ट में क्या होता है कि लास्ट मोमेंट तक शेरपास लोग क्लाइंबर को बोलते हैं कि चलो चलो, अगर वो नहीं जाता है तो लास्ट में उसको वहीं छोड़ देता है और खुद चला जाता है भाग के। मैं इस डर की वजह से, ऐसा ना हो कि मुझे छोड़ दे, वो चला जाए तो मैं रास्ता भटक के मर जाऊंगी, मैं नहीं बता पा रही थी। मैं अगर पैर उठाऊं तो मेरा आर्टिफिशियल लेग एकदम गिर जाएगा नीचे, ना पैर उठाऊं तो चलूं कैसे। बड़े मुश्किल से मुझे ऊपर में भी जो मिला था, जो ऑक्सीजन भी जो मिला था मुझे, उसमें भी एक छोटा सा, आपने पूछा नहीं, मैं बता दूंगी बाद में। बड़े मुश्किल से लक भाग्य किस्मत जो भी था, मुझे ऑक्सीजन मिला था। मेरे आंखों से ऐसे आंसू निकलना शुरू हो गया और ऐसे घर की लैंग्वेज में मैं चिल्ला चिल्ला के बोली कि क्या भगवान ने तो मेरा पैर काट लिए। फिर दिमाग में माउंटेन, आज एवरेस्ट सबमिट भी कर लिया तो आप क्या चाहते हैं, जिंदा वापस ना जाऊं। दूसरे के पल आंसू को पोंछा, क्योंकि मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। आंसू को पोंछा और चिल्ला के बोला कि आपके पास जितनी ताकत है आप लगा लो, मेरे पास जितनी ताकत है मैं भी लगाऊंगी, लेकिन जिंदा वापस जाऊंगी। हाथ जो मेरा ये जो मोड़ नहीं रहा था, इसको ऐसे करके मोड़ा है और रोप को पकड़ के दूसरे हाथ से प्रोस्थेटिक लेग पकड़ को पैर को घसीट घसीट के चलना शुरू किया, क्योंकि यही रास्ता था। दूसरा ये था, जैसे और कुछ लोगों ने गिव अप किया था, मैं भी छोड़ देती। और इतना ही नहीं, जब मैं टॉप की बात थोड़ी सी बताऊं कि जब मैं एवरेस्ट टॉप से नीचे उतर रही थी, जिस बात का शेरपा और मुझे डर था, क्योंकि शेरपा मुझे बार बार बोल रहा कि तुम्हारा ऑक्सीजन कभी खत्म हो जाएगा। 10-15 कदम 20 कदम ही हम नीचे आ रहे थे, मेरा ऑक्सीजन पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। मैं ऐसे बर्फ में गिर गए, मैं नीचे से गिर गया, बर्फ में ऐसे मुंह दबा दबा के मैं सांस लेने की कोशिश कर रही थी कि कहीं से ऑक्सीजन मिल जाए, लेकिन कहीं से कुछ नहीं हो रहा था। मैं बार बार शेरपा को पकड़ पकड़ के, कि इतना बेचैनी, मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती उस चीज को। उसी 10:55 पे मैंने एवरेस्ट सबमिट किया था। 11 बजे के बाद अगर कोई अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, उसको सुसाइड अटेम्प्ट बोलते हैं। और वेदर अपने आप पीक दिखना बंद हो जाता है और वेदर अपने आप खराब, विंड इतनी तेज होती है कि अगर हम अपने आप को एंकर करके नहीं रखते हैं तो विंड ही हमें उठा के फेंक देगा। और उसी समय एक ब्रिटिश क्लाइंबर नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे थे, उनके पास 2 ऑक्सीजन था। जनरली सबके पास 2 था, मेरे पास भी था 2। मैंने जाते वक्त ही ऊपर लगा दिया था। उन्हें एक को वहीं फेंका, दूसरे को लगाया और नीचे जाना शुरू किया, क्योंकि वेदर खराब था। मेरे शेरपा जो था बहुत हेल्पफुल, जो हमारी 2 की टीम थी, जबरदस्त टीम थी हमारी दोनों। उसने जब देखा कि ऑक्सीजन, उसे फटाफट नीचे उतरा और ऑक्सीजन लेके आया और मुझे लगाया और खड़ा किया मुझे बोल रहा कि अरुणिमा तू बहुत लकी है कि तुझे इस हाइट पे ऑक्सीजन मिला। मैं किसी की भावनाओं को नहीं ठेस, वो लगातार ऐसे बोले जा रहा था, मैं चुप थी क्योंकि वो गुस्से में था और मेरे पास इतनी एनर्जी भी नहीं थी कि मैं बोल पाऊं कुछ। मैं किसी की भावनाओं को नहीं ठेस पहुंचाना चाहती, लेकिन न मैं लक, न भाग्य, न किस्मत, मैं इन तीनों पे यकीन नहीं करती, क्योंकि मेरा मानना है लक भी उसी का साथ देता है जिसके अंदर जीतने का जज्बा होता है। अगर आपके अंदर जीतने का जज्बा है, आपके अंदर जीतने का जज्बा है अगर आप, तो परिस्थितियों को इतना मजबूर आप कर देते हैं कि परिस्थितियां आपके हक में आने पे मजबूर हो जाती हैं। और मेरा पैर कटा, कोई ये अच्छी बात नहीं थी, लेकिन कहते नहीं कि उस पैर कटे को अपॉर्चुनिटी बना दी। मुझ जैसी बहुत सारी लड़कियों का पैर कटता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कटता है, कटता है, लेकिन एक सच्चा साहसी, सच्चा दिलेर इंसान वही है कि जो अपनी प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी बना दे, अपनी प्रॉब्लम्स में ही अपना आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ ले। मैंने सिर्फ वही किया, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ एक्स्ट्रा विल पावर नहीं। ऊपर वाला सबके अंदर कुछ न कुछ देता है, फर्क सिर्फ इतना होता है पहचानता कौन है। जिस दिन अपने अंदर की क्वालिटी हम पहचान गए कि हाँ हम में ये चीज है और एक कदम आगे बढ़ाया, आप लोग आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहना शुरू कर देंगे।
इंडिया में फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आपने अपनी मदर के बारे में बोला कि जो उन्होंने आपको बताया वो आपको याद आ रहा था जब आप ऊपर थे, मगर आपकी खुद की कोई इंस्पिरेशन है फैमिली से, या आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमें? हमारे भाई साहब हैं मिस्टर ओम प्रकाश जी, यहीं पे बैठे हैं। 21वीं सदी में एक भाई अपनी बहन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब छोड़ के अपनी बहन के कैरियर के पीछे लग जाए, ये भी एक आश्चर्यजनक बात होती है। और उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी और जॉब छोड़ के लगातार मेरे साथ लगे रहे। पता जब मैंने एवरेस्ट का प्लान किया था, मुझे तो लोग पागल बोलते ही थे। मुझे लोग पागल बोलते, क्या है, पागल हो गई है क्या, तेरा दिमाग खराब हो चुका है, नहीं हो सकता एवरेस्ट। स्पॉन्सरशिप और ट्रेनिंग की जब बात आई थी, मुझे तो बोलते ही थे, प्लस भाई साहब को भी बोलते थे कि तू भी पागल हो गया है उसके साथ। लेकिन मेरा मानना है कि जब आपके गोल के प्रति लोग आपको पागल बोलना शुरू कर दें, तब आप समझ लीजिए कि आपका गोल बहुत आपके करीब है। मैं तो खुश हो जाती हूँ जब मुझे लोग पागल बोलते हैं, मुझे यकीन हो जाता कि मेरा गोल मुझे निश्चित तौर पर मिलेगा। और इतिहास उठा के देख लीजिए, जिस जिस पर ये समाज हंसा है, उसी उसी ने इतिहास भी रचा है। सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन हमारी तरफ से अरुणिमा, आपकी ओर से ब्रॉडरिज वालों के लिए कोई संदेश, उद्देश्य या यूथ ऑफ इंडिया, दोनों में से आप जो आपका मन करे आप बताएं। मैं दोनों पे बोल दूंगी। जरूर। अच्छा, सबसे पहले आप सभी, आई थिंक मुझे सब यूथ ही दिख रहे हैं, दोनों चीजें यूथ ही है सब। देखिए, आप नो डाउट आप अचीवर हैं, तब यहां हैं। आप एक अचीव किए हैं, इसलिए आप यहां पे हैं। किसी कंपनी का जो सबसे बड़ा पिलर और सबसे स्ट्रांग पिलर होते हैं उसके एम्प्लॉय, और आप एक कंपनी का मजबूत पिलर है। मैं यही कहूंगी सिर्फ कि आज जो आपने गोल अचीव कर लिया है, सिर्फ वहीं पे मत बैठ जाइएगा। अपने जीवन में एक नए लक्ष्य तैयार करिए और उस गोल पर इतना फोकस करिए कि ऊपर वाला भी देने पे मजबूर हो जाए। बस, और कुछ नहीं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। मैं एक 4 लाइन की पंक्ति सुनाऊंगी, वो मेरा फेवरेट है और इसीलिए मैं सुनाती भी। मैं उठ जाऊं? अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांगा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पता है ये मैंने सुनाया क्यों? क्योंकि एवरेस्ट सबमिट करने के बाद जब मैं इंडिया वापस आई थी तो बहुत सारे यूथ मुझसे लगातार जुड़ रहे थे, ऐसे ऐसे बच्चे जो चल भी नहीं सकते थे, लेकिन वो बोलते मुझे भी कुछ करना है। तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे वर्ल्ड का जो 7 कॉन्टिनेंट है, 7 हाईएस्ट पीक को सबमिट करना है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, 3 तो मैं सबमिट कर चुकी हूं। नेक्स्ट मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही हूं जस्ट 12 अप्रैल को। आप सबका गुड विशेस चाहिए कि मैं सबमिट कर पाऊं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अरुण, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कैन वी हैव अ स्टैंडिंग ओवेशन प्लीज? Oh my God, thank you.